मतलब वो भी चलो ठीक है निकल गया। उसके बाद तैयारी करनी शुरू करी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। फिर सिर दम में आ गया था और फिर मेरा पेपर आने वाला था। मेरा पेपर था 5 अक्टूबर का। उससे 12 दिन पहले मेरे दादाजी, जिनकी एज 90 के आसपास थी, वो मतलब उस टाइम हाँ बीमार हो गए थे बहुत ज्यादा। अच्छा। और पेपर से 7 दिन पहले ही मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। उस दिन सर बहुत रोया था कि उनके सामने ही लेना था सिलेक्शन। यही बात है सर कि मतलब दिखाना था कि हाँ मैंने किया है। फौज की भर्ती भी देखी है सर, उसमें भी रह गया। आर्मी मतलब नेवी का पेपर दिए, उसमें नहीं हुआ। एयरफोर्स के दिए, उसमें नहीं हुआ। एनडीए दिया, उसमें नहीं हुआ, क्योंकि तैयारी तो होती नहीं थी कुछ, ऐसे जाते थे। फिर उसके बाद सर मेरी बुआ जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है शुरू से ही। तो हम ऐसे बैठे थे तो मैं ऐसे फोन चेक करता हूँ, मतलब कब रिजल्ट आएगा। तो देखा सर उसका गगन प्रताप सर का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आया PDF। फिर मैंने देखा, मैंने कहा सुनो फिर पंखा बंद कर दो। पंखा बंद किया, उसके बाद देखा, रोल नंबर सर्च किया, नाम, फिर सीधा लास्ट में गया रैंक पे, क्योंकि मैं श्योर था सर की रैंक आएगी। राम राम भाई सभी ने। राम राम भाई सभी ने। ये वो सौरभ गुज्जर भाई, इसका सिलेक्शन हुआ इस बार CPO दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में। अब आते हैं नॉर्मल पे बात। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ये अपना भाई सौरभ रावत गुज्जर भाई है और इसका इस बार CPO में सिलेक्शन हुआ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। अच्छा, अब क्या तो तेरी रैंक आई वो बता पहले। सर मेरी रैंक आई ऑल इंडिया रैंक 30। ऑल इंडिया रैंक 30 है जी सर। अब रोम रोम बोल दो भैया सारे, और वो भैया बोल दे जो गुजर भाई हैं हमारे हैं। तो गुजरों में तो यार पढ़ाई लिखाई का बहुत कम क्रेज है। तू कैसे 30वीं रैंक ठाला है? सर उसकी जो मतलब बेस था ना सर वो अच्छा था। अच्छा, शुरुआत में सर 2010 से मतलब मेरे पापा जी ने बताया कि एक स्कूल है नवोदय विद्यालय। अच्छा, तो उसकी तैयारी करवाई 2010 से। आराम से बैठ, तो आराम से बैठ। हाँ, तो वहाँ से मतलब उस टाइम पे गांव में कोई नहीं था, हमारे गांव में कोई नहीं था नवोदय में। ठीक ठीक ठीक। तो वहाँ से तैयारी की, फिर उसकी मतलब चलती रही प्रोसेस। तो 2011 में मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ जवाहर नवोदय विद्यालय मुठू का फरीदाबाद में। अच्छा, फरीदाबाद पलवल दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए सेम स्कूल था। ठीक ठीक ठीक। तो फिर वहाँ सिलेक्शन लिया सर 6ठी क्लास में। हॉस्टल है सर, फ्री है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी टेस्ट कैसे, उसमें टेस्ट से होता है कि कैसे? उसमें टेस्ट होता है सर एक। अच्छा, 6ठी क्लास में। हाँ, उसमें सर ऑल मतलब डिस्ट्रिक्ट के टॉप 80 बच्चे आते हैं। अच्छा, 53 लड़के, 27 गर्ल्स। एक ही साथ पढ़ते हैं या अलग अलग रहते हैं? सर में दो सेक्शन होते हैं, 40-40। तो वहाँ से सिलेक्शन हुआ, फिर वहीं पे शिफ्ट हो गया हॉस्टल में। अच्छा, रहना खाना सब फ्री, वहीं सब सुविधाएं सब। उसके बाद सर कहाँ तक रहा उसमें? सर 12वीं तक क्लास तक। 12वीं तक क्लास में? 6ठी से 12वीं तक वहीं पे ही। फिर उसके बाद धीरे धीरे सर मतलब पढ़ाई में सर इतना अच्छा था नहीं, मैं एवरेज स्टूडेंट था, तो नॉर्मली था। उसके बाद फिर उस टाइम भूत था सर एनडीए का। अच्छा, एनडीए का कि एनडीए करना है तो करना है। पीसीएम ले ली, मेहनत की, मैथ्स में अच्छे मतलब नंबर लाए प्लस 11-12 में। उसके बाद धीरे धीरे फिर सर निकले बाहर 2018 में स्कूल से। अच्छा, मेरा एग्ज़ाम था शायद 21 या 22 अप्रैल को एनडीए का। ठीक ठीक ठीक। वो था सर यूपीएससी भवन में, यहाँ पे दिल्ली में। तो पहली बार दिल्ली आया। अच्छा, यहाँ पे भी सेंटर पड़ता है यूपीएससी भवन में? सर यहाँ पढ़ता, मेरा पड़ा था सर पहला सेंटर। अच्छा, फिर तो सर पहली बार आया तो पेपर दिया। उस टाइम इतना पता नहीं था कि क्या सब कुछ है। हाँ, 12वीं के जस्ट बाद ही तो आया था। था उससे पहले दिल्ली देखी थी? नहीं, मतलब छोटे से देखी थी कभी। कहते हैं कि कालका जी गया था, याद तो नहीं था। होशो आवास में पहली बार दिल्ली देखी थी। हाँ सर। उसके बाद सर फिर आया दिल्ली फिर से जून में। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो उस दिन फिर एडमिशन हो नहीं पाया था, मतलब सेम डे। तो नेक्स्ट डे बुलाया था। नेक्स्ट डे वो था ऑफ था, कोई छुट्टी थी। तो फिर आया मैं मुखर्जी नगर। मेरा एक दोस्त था। अच्छा, बस उसके चक्कर में आया दोस्त? हाँ, कि मतलब यहाँ पे। हाँ। सर उस टाइम क्या था, मेट्रो से आ रहा था मैं। हाँ। तो मुझे मेट्रो लाइन चेंज करना नहीं पता था कि चेंज कैसे करते हैं। तो मंडी हाउस से मैं उतरा, उसने बोला कि चेंज कर ली यहाँ से। सामने से मेट्रो आ रही थी, मैं जाके उसमें बैठ गया। वो बैग ले गई। फिर एक से बताया उसने कि आगे जाके ऊपर मतलब पैर से बने होते हैं, उनसे चेंज करके ऊपर आना होता है। फिर वहाँ से गया, फिर सीधा यहाँ आया। फिर आया मैं सर मुखर्जी नगर। मेरा दोस्त आ गया मुझे लेने वहीं पे जीटी नगर। फिर सर वहाँ पे मतलब देखा पहली बार पोस्टर्स लगे थे बड़े बड़े। उस टाइम सर आपका था प्रूडेंस 2018 में। 2018 उस टाइम आपने शुरुआत की थी वीडियो मतलब कॉल पे पढ़ाने की आपकी। उस टाइम कोई नहीं पढ़ाता था ऑनलाइन, मतलब बहुत कम थे। तो उस टाइम मैंने देखा कि कोने पे बहुत सारी भीड़ थी। मैंने पूछा इतनी भीड़ कहाँ है? ऐसी भीड़ तो भंडारे में हुए। तो उसने बताया कि कोई राकेश यादव सर हैं, एक बहुत बेहतरीन टीचर है मैथ्स के,
और वो पढ़ाते हैं। फिर मैंने पूछा एक कमरे में बच्चे आ जाते हैं? बोल रहे नहीं, एक कमरे में सर पढ़ाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कमरे में बड़ी स्क्रीन लगी होती है, उस पर सर की जो रिकॉर्ड चलती रहती है वीडियो, उनको पढ़ते हैं बच्चे। फिर उस टाइम मैं यही सोच रहा था कि ऐसे कैसे पढ़ाई हो जाएगी, ऐसे कैसे पढ़ाई हो जाएगी, ये तो सब बकवास है, पढ़ाई तो वैसी हुआ है, टीचर पढ़ा सामने, हमें जब समझ में आएगा बढ़िया तरीका से। पर उस टाइम सर ये पहला एक्सपीरियंस यही था, मतलब मुखर्जी का पहली बार। फिर सर ड्यू में एडमिशन लिया दयाल सिंह कॉलेज। अच्छा, उसकी सर लोकेशन बहुत अच्छी लगती है मुझे कॉलेज की, साइड में एनआई का हेडक्वार्टर है, सामने सीजीओ कॉम्प्लेक्स है। तो मोटिवेशन लगातार मिल जाता है सर वहाँ मेट्रो गेट पे खड़े हो जाएंगे आप तो 2-3 गाड़ी निकल जाती हैं समझ स्टार वाली, इन पे जो मतलब फील आ जाता फील आ जाता पूरा। फिर वहाँ पे सर एनसीसी ज्वाइन करी। अच्छा, एनसीसी ज्वाइन करी? सर स्कूल में मैंने 2 साल एनसीसी करी है, जीडी से, आर्मी से। फिर मैंने कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करी नेवी विंग से। तो स्कूल में कौन सी साल में तूने ज्वाइन, कौन सी क्लास से स्टार्ट? 9th-10th में। अच्छा, 9th-10th में एनसीसी हो जाती है? हाँ, उस टाइम था कि भाई आर्मी में जाना है, ऑफिसर जाना है, अगर एनसीसी करेंगे तो एक मतलब इंटरव्यू मिलता, डायरेक्ट टेस्ट नहीं देना होता। ठीक ठीक। बताया था किसी ने कि भाई ऐसे ऐसे होता है, ज़्यादा कुछ पता था नहीं उस टाइम, मतलब इतनी नॉलेज थी कि हाँ ये सी सर्टिफिकेट मिलेगा, आगे चल के इसका फायदा मिलेगा। और अल्टीमेट गोल वही था कि फौज में जाना है। बिल्कुल जेनुइन। तो सर उस हिसाब से तैयारी की। फिर पहला साल ऐसे ही तैयारी करता रहा, फौज की भर्ती भी देखी है सर, उसमें भी रह गया। आर्मी मतलब नेवी का पेपर दिए, उसमें नहीं हुआ। एयरफोर्स के दिए, उसमें नहीं हुआ। एनडीए दिया, उसमें नहीं हुआ, क्योंकि तैयारी तो होती नहीं थी कुछ, ऐसे जाते थे। फिर उसके बाद आता सर लॉकडाउन। अच्छा, लॉकडाउन में सर जैसे सबकी हालत ख़राब हुई थी, वैसे ही मतलब पिताजी की नौकरी छूट गई थी। उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब था, सिचुएशन ऐसी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, पिताजी ने मुझसे कहा कि कुछ तो कर, मतलब ये कुछ तो निकाल भाई, इतना टाइम हो गया तुझे बाहर गए तैयारी करते हुए। एक्चुअल में तैयारी की नहीं थी उस टाइम। फिर सर उस टाइम मिले राकेश सर, नीरज बैसला सर। अच्छा, नीरज बैसला सर जो एनडीए की तैयारी कराते? एनडीए तैयारी कराते, वो आए थे कैरियर लैब पे। समझ उस टाइम पे, उस समय और उस टाइम लगा था लॉकडाउन मार्च में। बिल्कुल लगा था। और हमारा पेपर होना था, उससे 2 दिन पहले हमें पता चला कि पेपर पोस्टपोन हो चुका है एयरफोर्स का। ठीक 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 ठीक। वो टाइम मिल गया सर वहाँ पे गैप। और उस टाइम जो लॉकडाउन था, जहाँ सब बंद थे, सब बंद थे, वहाँ तैयारी शुरू की ऑनलाइन। वहाँ पहली बार जाना, पहली बार पढ़ाई, क्योंकि ऑप्शन नहीं था कोई। तो वहाँ से सर कैरियर पे मेरे दोस्त सर अंकित कपासिया, अच्छा, वो हम दोनों साथ तैयारी करते थे। तो हम दोनों ने फिर वहाँ पे साथ तैयारी की। एयरफोर्स का टेस्ट था सर मेरा 6 नवंबर 2020 को। अच्छा, टेस्ट दिया। फिर उस टाइम मतलब ऐसा ही था, लॉकडाउन साइट चल रहा था, कुछ छूट थी। फिर 26 नवंबर को रिजल्ट आया। अच्छा, तो सर मेरे दोस्त जो था सर अंकित कपासिया, उसके सर मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 थे। अच्छा, इंग्लिश में उसका स्कोर था 17.5 आउट ऑफ 20, बट फिजिक्स में उसका 9.5 था। अच्छा, उसमें सर जाती सेक्शन कट ऑफ 10। समझ गया समझ गया। तो वो आउट हो गया। मेरा सर ऐसा था, मैंने भरा था एक्स और वाई दोनों। मैथ्स में मेरा स्कोर 19 थे 25 में से। इंग्लिश में मेरा था स्कोर सर 17.5 20 में से। ठीक ठीक। और फिजिक्स में मेरे थे 8.5, तो उसमें नहीं हो पाया। लेकिन वाई ग्रुप में, जो उसी में ही वाई ग्रुप में हो गया, में इंग्लिश की वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। गुड। तो मेरा फाइनली कोई टेस्ट क्लियर हुआ। उसका फिर एसएससी की तरफ मूव कब किया? सर बता रहा हूँ अभी। उसके बाद फिर मैंने सर फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ। फिर उसके बाद मुझे क्लियर था कि भाई फौज में जाना है, तो तैयारी की ऑफिसर के लिए। फिर उन्होंने डाल दिया वेटिंग में कि भाई वेट करो। ठीक है। तो उस हिसाब से वेट चलता रहा। इस जो टाइम था ये बीच में, यहाँ मैंने क्या किया कि सर सब कह रहे थे भाई अब क्यों पढ़ रहा है, मैंने कहा अब पढ़ना जरूरी है सीडीएस के लिए। सीडीएस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 21 में मेरी हो जाती ग्रेजुएशन, उसके बाद मुझे यही करना था मतलब सीडीएस के लिए। तो वहाँ सर मैंने फिर आपका बैच लिया, बीओडी बैच। अच्छा, और गोपाल वर्मा सर का बैच लिया इंग्लिश का। गुड। और वहाँ पे सर डेली लाइब्रेरी जाता। मतलब लाइब्रेरी कहाँ जाता था सर? उस टाइम था मैं बड़ौली में। अच्छा, बड़ौली में लाइब्रेरी थी लाइब्रेरी वहाँ? हाँ सर थी। बच्चे बैठते थे वहाँ? हाँ पढ़ते हैं सर बच्चे। अच्छा, तो वहाँ पढ़ता था सर मैं पूरे दिन, सिर्फ मतलब पढ़ना। मुझे डेली 6 से 7 क्लास में करता था पूरा स्पीड पे वीओडी बैच में, और प्रॉपर नोट्स के साथ कंप्लीट। उस टाइम क्योंकि माइंड फ्री था, सिर्फ पढ़ना था, पता था कब ज्वाइनिंग होगी कब होगी कुछ पता नहीं था। ऐसे करते करते सर 2022 आ गया जून, 14 जून 2022, जब मुझे पता चला कि अब कुछ नहीं है, जो कुछ था जय श्री राम। फिर उसके बाद फिर सर उसी दौरान मैंने फरवरी में एफकेट दिया था। अच्छा, एफकेट दिया था फरवरी में, वो मेरा क्लियर था। इसी बीच में मैं एसएसबी दे चुका था 2, एक सीडीएस की। हाँ, क्योंकि 2021 में मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी। सीडीएस की नहीं सर, एनसीसी स्पेशल एंट्री से। स्पेशल एंट्री से। तो तुषार के साथ भी गया था एक बार मैं, तुषार सर एयर 1 सीडीएस, उसके साथ गया था। वहाँ स्क्रीन आउट हुए थे दोनों ही। अच्छा, उसके बाद मेरा तो क्लियर था कि भाई मुझे तो लाइन वैसे बदलनी जाना है, है, यहाँ से उठना ऊपर। बिल्कुल। लाइन सर उसके बाद नहीं बदली। उसके बाद मेरा एफकेट क्लियर था, मैं गया, मेरा आया 18 जुलाई को
एयरफोर्स का SSB वाराणसी में। अच्छा तो मैंने सोचा कि एयरमैन नहीं बने कोई बात नहीं, ऑफिसर बनेंगे, सीधी बात। उस मोटिवेशन के साथ गया, लेकिन वहाँ जाके फर्स्ट डे स्क्रीन आउट बाहर। वो मोमेंट था सर। फिर क्या, फिर महादेव को प्रणाम किया और बोला कि अब बहुत हुआ, लाइन चेंज। उसी टाइम पे CPO के फॉर्म आए थे 2022 के। 22 के सीपीयू के फॉर्म आए थे। उस टाइम पे डिसाइड किया कि अब SSC की तैयारी करनी है। पता था सर सब, क्योंकि उससे मैं टच में रहता था हमेशा कि भाई ये होता है SSC एग्जाम CPO, इसमें टेस्ट होता है, फिजिकल होता है, उसमें भीड़ छट जाती है, फिर इंग्लिश होता है। मेरी इंग्लिश अच्छी थी सर। मैंने इंग्लिश पढ़ी थी उस टाइम पे एयरफोर्स के लिए। सुमन शर्मा मैम पढ़ाती थी कैरियरवेल पे, और एक दीक्षा वशिष्ठ मैम है, उनसे ठीक दोनों से बहुत अच्छी इंग्लिश, मतलब बेस बन गया था मेरा। बेस बन गया था, गुड। और बाद में सर फिर गोपाल वर्मा सर से तो दी बेस्ट है। दी बेस्ट गोपाल वर्मा सर की तो मस्त बिल्कुल एकदम। फिर वहाँ से मतलब पढ़ाई तो थी, मैथ इंग्लिश थी, बट असली अब यहाँ था कि भाई ये टाइम है जो ये कटना है, ठीक है। उसमें टाइम लगता है। उसी टाइम क्या हुआ कि सर ये प्रोसेस हो गई फास्ट 2022 में। ठीक ठीक ठीक। तो मेरा पहला एग्जाम दिया जो मैंने, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, अक्टूबर में अक्टूबर, ठीक ठीक, जो टफेस्ट पेपर आया। पहला पेपर आया। हाँ, टफेस्ट था सर वो। टफेस्ट था। उसके बाद फिर नवंबर में मेरा CPO था, अच्छा और फिर दिसंबर में मैं CGL दे के आया। CGL मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट हाँ सुना था कि टफ होता है कोई एग्जाम, भाई ये एग्जाम बहुत टफ बाद होता में है। तूने महसूस किया होगा सीजीएल से फुद्दू पेपर कोई नहीं आता यार। सर जब दिया तो लगा यार ये तो ऐसा ही है। हाँ फिर सर 26 दिसंबर को हाँ। मेरा रिजल्ट आया दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। अच्छा, उसमें हुआ उसमें सर क्लियर हो गया पहला। क्लियर? तो मैंने अपने दादाजी को बताया कि बाबा मेरा पुलिस में नंबर आ गया है। हाँ। तो उन्होंने पूछी कौन से में, थानेदार में सिपाही में? सर थानेदार कहे हमारे मोई। यही कहते तो मैंने कि सिपाही में आया अभी तो। हाँ। उससे नेक्स्ट डे 27 को SI का रिजल्ट आ गया। अच्छा 27 को CPO का। मैंने कि अब क्या SI थानेदार में हो गया। हाँ। फिर वहाँ के बाद फिजिकल की तैयारी में लग गया। उसके बाद CGL मेरा फिजिकल था 9 फरवरी को। उससे पहले जनवरी में था मेरा GD का एग्जाम। अच्छा। GD कांस्टेबल, उसको दे के आया। फिर 9 फरवरी को मेरा फिजिकल था सर नोएडा। फिजिकल 1 नंबर, बहुत सब कुछ फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर, बढ़िया। उसके बाद शाम को आया, एक शादी में था, तब रिजल्ट आया CGL का, अच्छा। वो भी क्लियर हो गया। हाँ, तो लगातार सिलेक्शन मिलते चले गए। उसके बाद फिर सर उसका तैयारी में रहा फिजिकल की, मैं फिर इंग्लिश की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा। फिर CGL का वो आया मेंस। फिर मैंने पापा को बोला कि मेरा तो मन नहीं है CGL का। हाँ। बोले जो तुझे अच्छा लगे तो वो कर ले, कर ले। जो तुझे ठीक लगे। मैंने कहा CPO अब तो क्लियर है कि इंग्लिश ही तो बची है, कर लूँगा। तो मैं उसकी तैयारी में लग गया। फिर सर इसके दौरान उसका फिजिकल आया हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, दिल्ली पुलिस का। हाँ। वो फिजिकल दे के आया। उन्होंने एक बैंड सा दिया था हाथ में, अच्छा। बहुत अच्छा लगता था, यहाँ पे DP अच्छा। लिखा था जिसपे। हाँ। वो क्लियर हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे GD कांस्टेबल का फिजिकल आया, वो दे के आया। फिर आया 2 मई को मेरा मेंस CPO का, अच्छा। जिसका फिजिकल क्लियर था नोएडा। वो दे के आया। पेपर बहुत अच्छा हुआ, मार्क्स बहुत अच्छे थे सर, अच्छा। क्योंकि NCC के 20 नंबर जुड़ते थे उस वजह से। तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ अब तो अच्छा, सीपीयू में एनसीसी के नंबर जुड़ते हैं? 5% मिलता सर ब्रिलियंट। C सर्टिफिकेट के लिए। तो सर मैं 2 साल स्कूल के 3 साल कॉलेज के, मेरे पास सर A B C तीनों सर्टिफिकेट्स हैं ब्रिलियंट। NCC के। तो मुझे लगा कि अब तो, क्योंकि मेडिकल सर मैंने एयरफोर्स में दिया था, तो मैं मेडिकल फिट था, तो आई वाज लाइक। अच्छा, एक चीज बताइए, एनसीसी वाले में स्कूल में लगभग कितने दिन देने पड़ते हैं? सिर्फ एनसीसी वाले सेक्शन के लिए स्कूल और कॉलेज में लगभग कितने दिन दिए होंगे तूने डेडिकेटेडली? इसमें जाना पड़ता है कहीं? जाना पड़ता सर। मेरा सर उखला था, तो कितने दिन जाना पड़ा था? सर मतलब वीक में 2 दिन जाना पड़ता था लगातार? हाँ, मेरा था सर टू दिल्ली नवल यूनिट, जामिया के पास, बाटल हाउस से आगे। तो 2 दिन में तो खैर दिक्कत भी होती है। सर हाँ, वही है, NCC प्राइमरी फोकस था। कॉलेज तो डिग्री लेनी है बस, मेन तो मकसद यही था कि। और वहाँ होता क्या है फिर? सर वही ट्रेनिंग, सिंपल फौज की ट्रेनिंग जो होती है, ड्रिल वगैरह, फायरिंग सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं सर। अच्छा, एनसीसी में सब कुछ सिखाते हैं, आधा फौजी बना देते हैं। बिल्कुल। तो तुझे फिजिकल की तो तैयारी करने की जरूरत ही नहीं होगी? हाँ, इतनी मतलब नहीं थी, प्रैक्टिस हल्की सी करनी पड़ती है उससे पहले। अच्छा, टाइमिंग निकालने के लिए? टाइमिंग निकालने के लिए, टाइमिंग एक बैरियर होता है उसके लिए सिर्फ। तो नवोदय में तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो खेल कूदाते होंगे ना? थोड़ा बहुत नहीं सर, बहुत खेल कूदाते हैं। हाँ, तो तुम्हें कहाँ फिट फॉर आदमी हो यार। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। तो उसके बाद की जर्नी? उसके बाद सर, उसके बाद क्या हुआ कि CPO का मेरा मेडिकल आया 14 जून 2023, आफ्टर 1 ईयर पूरा। इस दौरान मैंने सब कुछ देख लिया था, कैसे खुशी है, उस संघर्ष सब कुछ देख लिया, और फाइनली मेरा मेडिकल आया और मेडिकल में आउट हो गया। कैसे, क्यों? सर वो DNS का पॉइंट था नाक का। अच्छा। जालंधर था मेरा मेडिकल, और मेरे पिताजी मेरे साथ गए थे, बोले मैं जाऊंगा, हाँ।
और वहाँ उन्होंने 6-7 दिन लगाए री मेडिकल वगैरह में। बहुत मतलब बेकार टफ टाइम था वो। अच्छा, सीपीयू का मेडिकल थोड़ा हार्ड भी है ना? हाँ सर, काफ़ी हार्ड है उस टाइम पे। मतलब बस फिर उसके बाद मेडिकल आउट हुआ तो पापा के साथ था, वापस आ रहे थे। पापा को देख के मैं नहीं रो सकता, पापा मुझे देख नहीं रो सकते, वो वही था, बस आ गए। फिर उसी दौरान क्या नाम, जो ये भर्ती सब चल रही थी जीडी कांस्टेबल की वगैरह की, जीडी कांस्टेबल की। उसके बाद मेरिट लिस्ट आई मेडिकल की। अच्छा, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छा, 2 नंबर से रह गया। रह गया। जी सर। उस दौरान फिर वो चल रहा था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाला, वो चल रहा था अभी प्रोसेस, उसका फिजिकल हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया सर, 2022 मतलब 23 आ गया था और पहले से ही काफ़ी टाइम निकल चुका था, तो फाइनली अब भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यह चक्कर फिर सर मैंने सोची कि प्राइवेट जॉब करते हैं। रिज्यूम भी बनवा लिया था। मैंने पापा को बोला कि अब कोई कब तक करूं तैयारी, प्राइवेट जॉब भी कर लूं। तो उन्होंने कहा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तैयारी कर, पर कर कर कर। नाइस। तो उसके बाद फिर वो वहाँ से कॉन्फिडेंस आ गया कि अब करना है तो फिर दिल्ली पुलिस लेनी है। दिल्ली पुलिस लेंगे। उस टाइम वैकेंसी आ चुकी थी, पहले थी 120, पिछली बार जनरल ओबीसी की, इस बार थी 60। अच्छा, तो मैंने बना लिया टारगेट कि अब दिल्ली पुलिस चाहिए। पिछली बार जब फर्स्ट अटेम्प्ट था उस टाइम ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि कुछ भी मिल जाओ, लेकिन नंबर सर दिल्ली पुलिस कट ऑफ से ज़्यादा थे, बट मेडिकल आउट हो गया तो एवरीथिंग इज। उसके बाद सर फिर जो ट्रीटमेंट लिया मेडिकल जिसमें आउट हुआ था, उसका ट्रीटमेंट लिया, 15 डेज वहाँ निकल गए। टफ मतलब वो भी चलो ठीक है निकल गया। उसके बाद तैयारी करनी शुरू करी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। फिर सिर दम में आ गया था और फिर मेरा पेपर आने वाला था। मेरा पेपर था 5 अक्टूबर का। उससे 12 दिन पहले मेरे दादाजी, जिनकी एज 90 के आसपास थी, वो मतलब उस टाइम हाँ बीमार हो गए थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, और पेपर से 7 दिन पहले ही मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। उस दिन सर बहुत रोया था कि उनके सामने ही लेना था सिलेक्शन। यही बात है सर कि मतलब दिखाना था कि हाँ मैंने किया है। बट वो मोमेंट्स बहुत मतलब बहुत टफ फेस था। कभी सर सिलेक्शन नहीं हुआ तब नहीं रोना आया, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख था। और तूने जो तेरे फादर साहब से मेरी बात होती थी, तूने अपनी मदर को किस उम्र में देखा था? 2010 में। और 2018 में तेरी 12वीं हुई, तो 2010 में तो कितना, कौन सी क्लास में, चौथी 5वीं में है? चौथी में था सर, 5वीं में था। तो याद है चीज़ें? सब कुछ याद है सर, मेरी याददाश्त अच्छी है सरस्वती की माँ की कृपा से। तो 2010 में तेरी माता जी का देहांत हुआ कैसे था उनका देहांत? स्वरूप बाद में बात करते। तो 2010 से 2018 का जो पीरियड रहा, जो स्कूलिंग का रहा, तो उसमें तू इतनी जिम्मेदारी शायद समझ नहीं पाया होगा घर की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चा ही था। उस समय तो तू एक माहौल में डला हुआ था, नवोदय विद्यालय में, हॉस्टल में थे बस। हाँ, तो वहीं का जीवन जी रहा था। मस्त एकदम सर, मैं सच बता रहा हूँ, वैसा बच्चा हूँ जो बैक बेंचर टाइप होते हैं ना, मस्त खेल कूद में आगे, हर चीज़ में मतलब मौज लेना। पढ़ाई सेकेंडरी फोकस था, ये चीज़ आगे थी। लेकिन घर की जिम्मेदारी तूने पहली बार कब समझी? क्या अब तो सर वो सामने बहुत बड़ी बताया सर मैंने, लॉकडाउन। अच्छा, लॉकडाउन में क्योंकि पापा की जॉब छूट गई थी, सबकी जैसे सबकी मतलब छुट्टियां मतलब हो चल गई थी, वो परमानेंट वाली टेम्परेरी वाली। उसी टाइम पे लगा कि यार अब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत हो गया, बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। फिर उसके बाद वहाँ से तैयारी की। उसी दौरान सर CRPF हेड कांस्टेबल का भी टेस्ट दिया था मैंने, पहले वो क्लियर हुआ, उसमें टाइपिंग में आउट हो गया। उसके बाद फिर आप समझ रहे हो ये बात, हम जो बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, आप एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि ये वो बच्चा है कि जिसके जीवन में मतलब ऊपर वाले ने कुल्हाड़ी लेके सही से बैठा है कि हर जगह इसको दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो। इसलिए नहीं दबाते रहो कि इसको कामयाब नहीं होने देना, इसलिए दबाते रहो कि इतना बेहतरीन तरीके से ये तप के बाहर आ जाए कि फिर इसकी चमक के आमने सामने कोई रुक भी ना पाए। सर वो एक लाइन है ना रश्मिरथी की, कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडवाई कुछ और निखर। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, गुजर भाषा देखें आगे क्या होता है। गुजर भाषा में बोल पूरा ना, वही है सर, वही बात है कि वर्षों तक वन में घूमे घूम, और बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडवाई कुछ और निखर। सौभाग्य ना सब दिन सोवे है, देखें आगे कहाँ हुए हैं। अब इसको एक्सप्लेन कर कि भाई सीधी सी बात है, जब आदमी संघर्ष पर चले, जो उसको सफर रहे, तो धीरे धीरे हर चीज़ आवे, मुसीबत भी आवे, हर चीज़ देखनी पड़े। लेकिन जब आप इन चीज़ों से निकलो तो आप समझ में आवे कि या की वैल्यू का है। आप धीरे धीरे इन चीज़ों का एहसास करो, आप हर चीज़ बहुत ही मतलब सर जो ये सफ़र होता है ना, शुरू शुरू में जो जोश होता है, अच्छा लगता है सब कुछ, फिर धीरे धीरे वो मोमेंट आता है कि
कि हाँ अब सब शांत रहो बिल्कुल मन से, और सब कुछ देखो, सीखो, समझो और पेशेंस रखो। सबसे बड़ी चीज़ सर जो मैं मानता हूँ पेशेंस, क्योंकि मुश्किल है आज के टाइम में पेशेंस बहुत मुश्किल है, आपको सब्र रखना ही पड़ेगा, रखना ही क्योंकि टाइम लगता है, चीज़ों को होने में टाइम लगता है, पड़ेगा। बात है, बहुत टाइम लगता है कभी कभी तो वही है। खराब हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर आप इन सबसे निकल जाओगे तो बस फिर क्या है, फिर तो आपको देखो यार चमक ही मेरे चमक है। भाइयों, इस बात को आप समझो, इस बच्चे से हम बहुत सारी जो बातें कर रहे हैं इसके दर्द को ही समझ रहे हैं। इसने लाइफ में ज़बरदस्त लेवल का स्ट्रगल देखा है, और शायद वो स्ट्रगल इसका उस दिन स्टार्ट हो गया जिस दिन ये 12th पास करके बाहर निकला, क्योंकि जब तक ये 12th में था तब तक ये हॉस्टल में था। हाँ सर, तब तो मजे तो थे। हॉस्टल में था तो बहुत सारे यार दोस्त थे, कंट्रोल एनवायरनमेंट था, वहाँ फुल मस्ती चल रही थी, पढ़ाई भी थी, भाग दौड़ भी थी। लेकिन जब बच्चा उस माहौल से निकल के बाहर आता है तब उसको दिन दुनिया दिखाई देती है कि यार अब तो बहुत बड़ा कुछ है सामने, और अब कुछ नहीं किया तो फिर बेकार है। दूसरा फिर क्या है कि बिल्कुल चरम पे पहुंच के फिर फिसल जा रहा है। CPO 2022 में इसको बहुत अच्छे नंबर आ रखे हैं, लेकिन मेडिकल बाहर हो गया। जहाँ ये उम्मीद लगाए बैठा था, इसने बाकी चीज़ें छोड़ दी थी कि मेरा हो तो चुका ही है सिलेक्शन। तो ऐसे लाइफ में ना मोमेंट बहुत मिलते हैं, और जब तक कति ठिकाने से पहुंच ना जाओ ना, जब तक पीछा मत छोड़ो किसी भी चीज़ का। और ऐसे बच्चे कामयाबी तभी पा पाते हैं जब इनके पीछे के संस्कार अच्छे हो और इनके माँ बाप का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो। मेरी इसके फादर साहब से भी बात हुई, और आप ईमानदार बने रहेंगे ना तो जीवन में बहुत कुछ वा भी जाएंगे। मैं इसी बच्चे के थ्रू आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कल एक बच्चा आया हमारे पास, गोपाल वर्मा सर के पास था, वो सर से पढ़ा हुआ था, और जब वो बच्चा आया तो उसने कहा कि सर मैं आपसे पढ़ा हूँ, और फिर उसने कहा कि सर मुझे पैसा कितना मिलेगा यहाँ से। तो गोपाल सर ने कहा कि किस चीज़ के लिए? बोला सर मेरी रैंक आई है फलाना फलाना। तो बोले रैंक आई है इसलिए तुझे पैसा चाहिए, तो ऐसा करें यहाँ से निकल जा भाई, हम तेरा बिना उसके ही खुश है, तेरे बिना अप्रिशिएशन। सही बात। तो एक बात समझो कि एक तो कैरियर में आप अगर ऐसी कुछ उम्मीद बांधे बैठे हैं तो उसके लिए मत आना, कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको जेन्युइन एप्रिशिएशन करना है टीचर का तो आइए, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में टीचर का कुछ रोल हुआ है, और आदमी को अपने हर उस रोल को थैंक्स करना चाहिए जिसने उसकी लाइफ में वो रोल प्ले किया। वो रोल आपके टीचर्स ने भी प्ले किया, वो आपके बहुत बड़ा रोल आपके पेरेंट्स ने प्ले किया है, और बहुत बार बहुत बड़ा रोल आपके दोस्तों ने भी प्ले किया होता बिल्कुल सर, है ना। और हमें क्या होता है कि उस मंजिल पे पहुंच के उन सबको याद रखना चाहिए, उन सबको एटलीस्ट एक बार तो थैंक्स कहने आना चाहिए। आप खुद सोचिए कि अब इसके जैसे कितने बच्चे होंगे जो कामयाब हो गए होंगे लेकिन कभी आज तक हमें स्कूल वापसी नहीं गए होंगे। जाना चाहिए। असली मिठाई के हकदार माँ बाप के बाद अगर कोई है तो वो स्कूली टीचर है, तो हमें जाना चाहिए, और वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको ऐसे बच्चे बहुत कम आके टकराते हैं, है ना। हमारे पास तो आते हैं बच्चे, और हमें सच मायने में हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट भी यही होता है और सबसे बड़ा एप्रिशिएशन भी यही है। ये कोई फिल्म तो है नहीं हमारी कि हिट होगी कि फ्लॉप होगी उससे पता चले, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। हमारे बच्चे कितने सिलेक्शन ले रहे हैं मैटर वो करता है, और हम उसी में खुश हैं। और ये बच्चा इंग्लिश गोपाल वर्मा सर से पढ़ा, और गोपाल सर का ये फ़ैन है, तो मैं चाहूँगा कि गोपाल सर आएँ और इस इंटरव्यू सेशन को गोपाल सर अब आगे सर एक बात और कहनी थी सर। आपने एक बार कहा था कि हम पहले आपको एक वीडियो में कहा था आपने कि पहले कांस्टेबल बनाएंगे, फिर आपको 2 स्टार लगवाएंगे रेड स्ट्रिप के साथ, बिल्कुल, फिर आगे आपको वो स्ट्रिप हटवाएंगे। और सर मैंने सर दूसरी बात दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट दिया था, वो भी क्लियर किया था, उसमें फिजिकल में आउट हो गया। हेड कांस्टेबल में टाइपिंग क्लियर हुई, फॉर्मेटिंग टेस्ट क्लियर हुआ, फाइनल मेरिट में आउट हो गया। उसके बाद CRPF में टाइपिंग हो चुका था आउट, उसके बाद अब जाके ये मतलब CPO हुआ है। और सर सबसे बड़ी बात सर, मैं इसके लिए इतना कॉन्फिडेंट था CPO के लिए कि मैंने 2024 का फॉर्म नहीं डाला था, मुझे पता था DP मिल जाएगी। और भाई गुजर भाई जो है वो नाराज ना होना मेरी बात से, जो मैंने इसको कहा था कि गुजरों के बालक पढ़ते नहीं हो, तो मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ, सब पढ़ते हैं। सर जी एक बात और, अब पढ़ने लगे बालक। नहीं, पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़ाई के आगे कुछ होगा भी नहीं। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप अपने आप को चमका पाएंगे, और बहुत जल्दी। सर दिक्कत एक है सर, हमें गाइडेंस नहीं मिल पाता इधर ना, ये दिक्कत आती है। बच्चे मेहनत बहुत करते हैं सर, फौज की तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सर, मैंने भी की है, लेकिन वो गाइडेंस नहीं मिल पाती सर। सच बात सही यही है लास्ट में कि अगर जो मतलब मुझे मिली गाइडेंस वो किसी और को मिल जाती तो वो आज यहाँ सीट पे बैठा होता। लेकिन अब वो जिम्मेदारी तुम जैसे बच्चों की है। बिल्कुल सर, कि उस समाज में उस चीज़ को लेके आए, और ये वीडियो बेसिकली उसी चीज़ का काम कर रही है। बिल्कुल सर। सर एक बार आ जाइए प्लीज़ आप।
हमारे मैथ्स के महान गुरु ने बहुत सारी बातें करी ली हैं, तो अब मैं थोड़ी सी बातें ही करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बस सर। अपना एक बार रैंक बताओ कैसे सर क्या है? ऑल इंडिया रैंक 30। ऑल इंडिया रैंक 30। यस। तो कैसे वैसे इंग्लिश की बता दो सीधी सी। इंग्लिश तो सर आपसे ही पढ़ी है अरे भाई साहब दिल खुश हो गया। सर। बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ मजा इंग्लिश में आवे पढ़ने में। मजा आ गया। मेरा सर क्या है कि जैसे मैथ थोड़ा टफ लगता है ना, तो मैं इंग्लिश पढ़ने लगता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता। इंग्लिश का कोई ऐसा मोमेंट है जो मतलब हमेशा याद आता हो? सर इंग्लिश में तो सर हर टाइम मतलब नू लगा लो कि पढ़ते ही रहूँ, ज़्यादा हुए ना, जैसा कि भाई इंग्लिश में क्या है, छोटा सिलेबस है, पढ़ते रहो। और सर सबसे बड़ी बात, आपकी जो एक बात है ना, बार बार याद आती है, अब की बार आखिरी बार, अब की बार आखिरी बार, बस यही सोच के तैयारी कर रहे हैं कतई। ये जो अब की बार आखिरी बार है ना, ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो बच्चा एक बार ठान लेना सही ढंग से और वो अपना सच्चे मन से लगन से अगर पढ़ना शुरू कर दे, तो वो एक ही बार में अपना बेड़ा पार कर दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वही घर परिवार में सब बढ़िया सर। सब बढ़िया। तो सबसे पहले न्यूज़ किसको दी आपने अपने सिलेक्शन की? सर जब मैं बैठा था, मेरा उस दिन 5 अप्रैल थी, तो मस्त नहा धो के सुबह पूजा करके, अच्छा मोमेंट दिन था मतलब वो। तो फिर शाम को बैठे थे, मैं बैठा था, पापा बैठे थे, भाई बैठा था, छोटी बुआ बैठी थी और फूफा बैठे थे। सर मेरी बुआ जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है शुरू से ही। तो वैसे बैठे थे, तो मैं ऐसे फ़ोन चेक करता हूँ, मतलब कब रिजल्ट आएगा। तो देखा सर उसका गगन प्रताप सर का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आया PDF। फिर मैंने देखा, मैंने कहा सुनो, फिर पंखा बंद कर दो। पंखा बंद किया, उसके बाद देखा, रोल नंबर सर्च किया, नाम, फिर सीधा लास्ट में गया रैंक पे, क्योंकि मैं श्योर था सर की रैंक आएगी। तो उसमें रैंक देखा 30। हाँ, अब दिल्ली पुलिस। कॉन्फिडेंस देख रहे हो बच्चे का सर कि तैयारी करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस है इस बच्चे को कि इसका रैंक आएगा, और इसने सीधा रिजल्ट इधर उधर नहीं देखा, सबसे पहले रैंक देखा। सर उसका कारण ये था कि मैंने सर डेटा चेक किया था, सर RB सर जो रैंक डेटा डालते हैं सर, उसको चेक किया था मैंने अच्छे से। तो उसमें लगा था मुझे कि हाँ मेरी रैंक इसके आसपास आ जाएगी, कि DP मिल जाएगी मुझे। तो सारी चीज़ों को मतलब पहले से एनालाइज किया हुआ था और पता हाँ। था कि मेरा रैंक आएगा। सर जब 2022 में मेडिकल में आउट हुआ था, उस टाइम भी कॉन्फिडेंट था कि दिल्ली पुलिस मिल जाएगी, और नंबर दिल्ली पुलिस कट ऑफ से ज़्यादा थे, बट मेडिकल में आउट हो गया था, वहाँ से दिक्कत हुई। फिर से तैयारी की। एज कितनी है? सर अभी 23 का हुआ हूँ। 23 का? 5 अप्रैल को सर मेरा जन्मदिन था। अरे यार, तो 5 अप्रैल को भाई का जन्मदिन था। 23 साल का होया हूँ। 23 साल का हुआ। जी सर। बहुत खुशी, ये तो बर्थडे गिफ्ट मिल गया आपको। बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल। देखो 23 साल की एज में अगर आप गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं तो ये बात छोटी नहीं है, बिकॉज आपके पास सर्विस पीरियड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और जब सर्विस पीरियड आपके पास बड़ा हो जाता है तो इसका एक बेनिफिट आप लोगों को ये मिल जाता है कि आपके पास प्रमोशन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, और पैरेलली आप 5 साल या 10 साल के एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद आप और कई सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। जी सर। एक तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट लगा। तो DPSI जी सर। दिल्ली पुलिस में सर दिल्ली तो दिल है, यहीं से सर पढ़ाई की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। DU से कौन से कॉलेज? दयाल सिंह कॉलेज सर, दयाल सिंह। SSC हेडक्वार्टर के सामने, हाँ सीजो कॉम्प्लेक्स। सीजो कॉम्प्लेक्स के सामने। तो सर वहीं से शुरुआत से मतलब यही था। तो- सर शुरू में जैसे हमें मिलता सर बस पास, हम्म, दिल्ली में जो पढ़ते हैं बच्चे, हाँ, तब दिल्ली में घूमते थे, तो तब से ही लगता था कि हाँ यार दिल्ली है। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूंगा, मतलब सबसे पहला वो कौन सा इंसान था जिसने आपके अंदर ये मोटिवेशन भरा कि भाई तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता है? सर वो तो पापा थे। पापा? पापा क्या करते हैं? सर पापा लखानी फैक्ट्री में वर्कर हैं। जी सर। भाई मेरी कल बात हुई, मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, तो उनकी बेटी अभी 10th, उन्होंने, उनका रिजल्ट आया 10th पास उनकी बेटी ने किया है, और आगे वो 11th में क्या पढ़ेंगे, 12th में क्या पढ़ेंगे, इस चीज़ को लेकर वो मेरे से बातचीत कर रहे थे। और जैसे मैंने उनको बताया कि इस तरीके से आप तैयारी करा सकते हो, तो उनका पहला सवाल ये था, अरे सर अभी गवर्नमेंट जॉब लगती है क्या? मैं उनकी बात को सुन के दंग रह गया कि उन्होंने जब ये कहा मुझे कि सर अभी गवर्नमेंट जॉब लगती है क्या, आई वॉज शॉक्ड। या तो पेरेंट्स के बीच अवेयरनेस नहीं है, या स्टूडेंट्स के बीच अवेयरनेस नहीं है, या फिर भाई इधर उधर भटकने वाले लोग इतने ज्यादा होते हैं कि वो मतलब अपनी तैयारी को फोकस ही नहीं रखते। तो आपका कोई दोस्त ऐसा है जो मतलब आपको मोटिवेट रखता हो? मतलब सर मेरा दोस्त है आशीष यादव, CRPF में SI लगा है, पिछली बारी में लगा था। और सर मेरे गांव से मेरा खास दोस्त है, उसका भी सिलेक्शन हुआ CRPF SI में। वो मुझसे सर 1 साल जूनियर है, बट सर मतलब भाई जैसा ही है। हम साथ में स्कूल में पढ़े, साथ में फिर एयरफोर्स का टेस्ट पास किया था, साथ में अब ये SI बने। तो अब ये DPSI है, यही ज्वाइन करना है, कुछ और भी आगे? नहीं सर, सपना यही था शुरू से ही कि वर्दी वाली जॉब।
हाइट कितनी है? एक बार खुद ही खड़ा होकर दिखे मेरे को। 180 सेंटीमीटर सर। 180। 22 की हाइट तो तगड़ी है और मतलब गजब लग रहा है भाई ये लड़का। अभी और इस बारे में मतलब कुछ और सोचा कि यूपीएससी वगैरह या सर मतलब अल्टीमेट तो वही होता है कि टू सर्व द कंट्री, बट अभी सब काफ़ी चीज़ें हैं, टाइम मतलब फैमिली भी देखनी है, क्योंकि सर कभी अभी कोई शादी कोई अटेंड नहीं की किसी और दोस्त की, कुछ नहीं किया, बस इसी में लगे पड़े हैं सर। दिन में तो लाइब्रेरी में शादी वादी कब कर रही है ये बता, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। सर शादी बहुत जल्द है। मतलब लड़की देख रही है? हाँ सर, रिश्ता हो चुका है। और सर उससे बड़ी बात यह है कि जो सर माई फादर इन लॉ है, हाँ जी। वो सर एक एक्स सर्विसमैन है, अच्छा। बट नाउ सर्विंग इन दिल्ली पुलिस। अरे वाह। देखो भाई, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है, जब भी इंटरव्यू होता है तो एक सवाल मैं बच्चों से पूछता हूँ और उसका जवाब सुन के मेरे को ज़्यादा मतलब महसूस होता है कि बच्चा तैयारी करता है, अपनी पसंद की एक अच्छी सी जॉब भी पा लेता है। और जब मैं उस किसी से बच्चे से पूछता हूँ ना बेटा, और ये पूछता हूँ कि भाई शादी का क्या है, तो बच्चा कहता है शादी अभी थोड़ी सर, अभी तो एंजॉय करेंगे। तो मेरा ये मानना, जैसे इस बच्चे ने अपनी बिल्कुल सीधी क्लैरिटी रखी हुई ना हर एक चीज़ में, ये सच में बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी के जो डिसीजंस हैं, ये के बाद ये और इसके बाद ये, मुझे ऐसे ऐसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। आप अपनी लाइफ का भी एक टाइम टेबल बना लो। जो बच्चा अपनी लाइफ का टाइम टेबल नहीं बनाए हुए ना, वो भटकेगा और वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर बैठेगा कि उसकी सारी अचीवमेंट खराब हो जाएगी। आप सभी बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बेटा अपनी लाइफ का एक टाइम टेबल बनाकर चलें। मुझे इस टाइम तक यहाँ तक ये करना है, इस पेपर के बाद एक बार ये पेपर देना है, और उससे पहले मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में एक अच्छी सी सेटलमेंट चाहिए। वरना भटकते ही रहोगे, कोई भगवान ना जाने मतलब कोई गलती ना आपसे ऐसी हो जाए कि आपकी पूरी अचीवमेंट बर्बाद हो जाए। अब इसको लेकर एक मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। कल रात को मैं पढ़ रहा था, एक बहुत महान इंसान की कही भी पूरा एक किस्सा है। तो एक आपके पास आपकी पसंद की गाड़ी, महंगे से महंगी गाड़ी, आप उस गाड़ी को सर्विस करा रहे हो, आप उस गाड़ी को मेंटेन करा रहे हो, आप उस गाड़ी के अंदर चमक धमक सब कुछ करवा रहे हो। गाड़ी की कीमत आपकी 30 से 35 लाख रुपया है, चलो मानो 1 करोड़ रुपए की आपके पास गाड़ी है। उस गाड़ी की चाल को रोकने के लिए एक जंग लगी हुई कील काफी है। अगर एक जंग लगी हुई कील, जिसकी अगर मार्केट में आप कीमत जाके देखो ना, कोई 1 पैसा उसका नहीं दे, अगर वो जंग लगी कील आपकी गाड़ी के टायर में चुभ जाए, तो आपकी इतनी महंगी चलती फिरती गाड़ी यानी कि जिंदगी को रोक सकती है। बिल्कुल। इसलिए जीवन में मेरे बच्चों अपनी लाइफ का एक टाइम टेबल बनाकर चलो। मैं इस बच्चे से बात करके सच में मतलब भावुक हूँ कि इस बच्चे ने अपनी लाइफ में, जैसे भी राकेश यादव सर ने इसका इंटरव्यू जब ले रहा था, मैं सुन रहा था सारी चीज़ें, इस बच्चे ने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, माता सरस्वती इसके ऊपर क्यों मतलब इसका कारण यही है, इस बच्चे ने अपनी पूरी लाइफ का टाइम टेबल बनाया, अपनी लाइफ में इसको आगे क्या करना है, क्या अचीव करना है। ये सच में अपने आप में एक बहुत अच्छी इसकी सोच है। तो जो बच्चा हिंदी मीडियम से तैयारी करता है, उस बच्चे के लिए कोई खास मैसेज, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला बच्चा अक्सर थोड़ा सा डर जाता है, सोचता है कि क्या करें क्या नहीं करें कैसे करें। इंग्लिश तो सर लैंग्वेज है, एक सिंपल सी बात है। हमारे द्वारा हुआ बना पड़ा इंग्लिश का कि इंग्लिश कहाँ है, इंग्लिश जस्ट लैंग्वेज। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल। आई गिव SSBs, आई मतलब इंटरव्यू दिए सब। आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश, बट सर थोड़ा नर्वस हूँ, बस वही है। नहीं आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश। तो जो हिंदी मीडियम से बच्चा तैयारी करता है उसके लिए मैसेज यही है कि पढ़ाई पढ़ो, सब कुछ मतलब छोड़ो। जो चीज़ तो डिस्ट्रैक्शन को कोई बता रहा है कि ये गलत है वो गलत है, मतलब ये खराब है वो खराब है। आजकल सर सोशल मीडिया पे जहर फैला पड़ा है। आप उन सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ अपनी पढ़ाई फोकस करो, और जो पढ़ रहा है मतलब उस पर टारगेट रखो अपना क्लियर, ये करना है। सबसे बड़ा जहर तो मतलब ये फैला पड़ा है कि भाई सिलेक्शन के साथ जो है ना, वो करप्शन भी बच्चों के बीच में फैला पड़ा है। सर बहुत बकवास चीज़ें चल रही है मार्केट में, बट अपना आप ऑनेस्टी से लगे रहो, मेहनत करो। सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी और पेशेंस। ईमानदारी से मेहनत करो और पेशेंस रखो, धैर्य रखो, वो रखना पड़ता है। चलिए, मैं बड़ा खुश हुआ इस बच्चे से बात करके, और इस बच्चे की स्ट्रगल स्टोरी आप लोगों ने सुनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे बच्चे को आप हमेशा ध्यान रखें जिसने बहुत सारा स्ट्रगल किया और चीज़ों को अचीव करने के लिए एक पेशेंस मेंटेन की है। मैं अपनी क्लास में हमेशा एक बात कहता हूँ, पेशेंस एंड रिवीजन। आप कितना भी भटक लो, आखिर में आना आपको इन्हीं 2 चीज़ों पर होगा। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी अपने अच्छे मौके की तलाश के लिए, और दूसरी बात, आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है, आप किसी भी टीचर से पढ़ें, आप फोकस्ड होकर उसी कंटेंट को रिवाइज करें। जितना ध्यान से उसको रिवाइज करोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा आप रिजल्ट लाओगे। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी बातचीत के साथ इस इंटरव्यू को रोकते हैं।